स्टैंडर्ड और वो है AS9 द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। AS9 अभी हमने देखा AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी हम लोग देखने वाले हैं AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अगेन इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वापस एक बार हम लोग लर्न करेंगे ये चैप्टर। और चैप्टर AS9 देख के पता चल रहा है, वो लोग कह रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब इनकम, जो गुड्स हम लोग बेच के पैसा कमाते हैं, ओके, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू दो तरीके से होता है, दो तरीके से रेवेन्यू कमाया जाता है। गुड्स को सोल्ड आउट करके, नहीं तो सर्विस को दे के। यार ये सर ना, सर्विस नहीं तो गुड्स सप्लाई करके, गुड्स बेच के, नहीं तो सर्विस दे के जो पैसा हम लोग अर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तो सर इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट क्या है? सर यहाँ पे बहुत सारे सवाल यहाँ पे मिलेंगे और बहुत सारे आंसर्स भी मिलेंगे। आपको इसको अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड को आपने एनालिसिस किया तो बहुत सारा कुछ आपको सीखने के मिलेगा इस स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, कि रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मैं अभी आपको सर्विस दे रहा हूँ और इस सर्विस ऐसी सर्विस नहीं है डॉक्टर जैसी कि आपने आपको बुखार आया, आप मेरे पास आ गए, मैंने आपको टैबलेट दिया, आपके पास से फीस मिला, वापस आप वापस एक बार आ गए विजिट करने के लिए, वापस आपको चेक किया, वापस मुझे फी मिला। मैं आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर सर्विस दे रहा हूँ एवरी डे। यस और नो? एवरी डे आप लेक्चर में आ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो और फीस आप एक बार पे कर रहे हो। यस और नो? तो रेवेन्यू एज अ, मैं जब ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ क्लास का, कोचिंग क्लासेस का, और मुझे पूरे साल में सिखाना है, पूरा साल सिखाना है, एक बार फी ले तो रेवेन्यू में कभी बुक करो। जब पैसा मिलेगा उस वक्त, मेरा कोर्स कंप्लीट होगा उस वक्त, क्या जैसे जैसे मैं सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो, कभी रिकॉग्नाइज करो। अरे क्लियर बेटा? ओके, जब मैं गुड्स को बेचता हूँ, गुड्स को मैं सेल करता हूँ, जब मैं गुड्स को बेचूंगा तभी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, कि जब भी पैसा आएगा तभी मैं गुड्स को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। समझो मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल मतलब गुड्स को बेचा और उसको बोला अच्छा लगा तो रख, नहीं अच्छा लगा तो वापस दे। सेल और रिटर्न बेसिस, समझा? तो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करो। कभी कभी मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ विद वारंटी। यस और नो? वारंटी के साथ में करता हूँ तो मैं कभी रिकॉर्ड करूँ। जब मैं गुड्स सप्लाई करता हूँ विद गारंटी, गारंटी वारंटी में जमीन आसमान का फर्क है सर। ओके, जब मैं गुड्स सप्लाई करूंगा विद गारंटी तभी मैं कभी रिकॉग्नाइज करूँ, और जब मैं गुड्स सप्लाई करूंगा विद वारंटी तभी मैं सेल कभी रिकॉग्नाइज करूँ। जैसे बहुत सारे सवाल के आंसर्स इस स्टैंडर्ड में मिलेंगे। देखो स्टैंडर्ड इसलिए आया, जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। समझा? मतलब लोग कंफ्यूज है, कभी बुक करना चाहिए, कभी रिकॉर्ड करना चाहिए, कभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, कभी इसको इनकम बोलेंगे, कभी इसको लायबिलिटी बोलेंगे। यार ये ऐसा नो, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो चेक करते हैं AS9 कहता क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ AS9? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का ऑब्जेक्ट क्या है? The standard explain when the revenue should be recognized. ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, when should be recognized in a profit and loss account. Also mention the circumstances in which the revenue recognition can be postponed. कौन से circumstances में आप रेवेन्यू को पोस्टपोन करोगे? हम लोग 12वीं 12th में एक एडजस्टमेंट कर रहे थे, प्री रिसीव्ड इनकम, याद है क्या? प्री रिसीव्ड इनकम इज लेस फ्रॉम इनकम एंड सेकंड इफेक्ट गोस टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और सर कहते थे कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, इसलिए हमारा ये करंट ईयर का इनकम नहीं। ऐसे क्यों कहते थे? व्हाई वी पोस्टपोनिंग दिस इनकम इन द नेक्स्ट ईयर? ओके, नेक्स्ट ईयर क्यों पोस्टपोन करना है, ये AS9 आपको बताएगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, क्लियर? एंड रेवेन्यू मींस व्हाट? सो रेवेन्यू मींस द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल and other consideration arising in the course of ordinary activity of the enterprises. तो चलो रन करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सी है, तीन चीजें हैं, ये स्टैंडर्ड तीन चीजों के ऊपर काम करेगा। ओके, तीन चीजें आज के लेक्चर में लर्न करते हैं और जब तक स्टैंडर्ड खत्म नहीं होगा तब तक लेक्चर खत्म नहीं होगा। यस और नो? ओके, आप ऑनलाइन जैसा भाग नहीं सकते, चलो घंटा लीव, ये सर लीव मीटिंग। ओके,
तो ये तीनों भी चीजें लर्न करना एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, देखो ये जो स्टैंडर्ड है नॉर्मली इन यू, सो AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ये तीन चीजों के ऊपर डील करता है। पहला चीज है सेल ऑफ गुड्स, दूसरा चीज है रेंडरिंग ऑफ सर्विस मतलब सर्विस देना, और तीसरा यूज ऑफ इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज बाय अदर, यूज ऑफ इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज बाय अदर यील्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टीज। ये तीन चीजों के ऊपर यूजेस ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग में जाता नहीं है जल्दी का, इजी हम लोग करेंगे। जाएंगे हम लोग आगे। चलो, in other word revenue charge made to customer client for goods supply services render, मतलब रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो हम लोग चार्ज करते हैं कस्टमर को, किस लिए, गुड्स बेचने के वक्त हम लोग चार्ज करते हैं, जब सर्विस देते हैं तभी हम लोग चार्ज करते हैं। सो नो ओके, तो आपको मैं फ्री सिखा रहा हूँ क्या, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मस्त एसी मध्ये बसवतो तुम्ही, मस्त बसताय, फुकट बसवतोय का मैं तुम्हाला, नहीं ना, तुमने फ्री घेतली, अरे सो नो फीस लिया इसलिए मैं तो आप यहाँ पे हो, और गेट माय पॉइंट, इसका मतलब मैं कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, आपको मैं सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो क्लियर, तो उस फीस को मैं बोल सकता हूँ रेवेन्यू। क्लियर, चलो, पर ये स्टैंडर्ड कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये आपको एमसीक्यू के लिए हेल्प करेगी। ओके, एग्जाम में आएगा कि दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल और नॉट। ओके, this standard is not deal with the following aspects of revenue recognition to which special consideration is applied। देखो, revenue arising from construction contract के लिए AS9 is not applicable because इसके लिए अलग से सेक्शन AS7 वहां पे आपको लर्न करना, AS9 वहां पे काम नहीं करता। revenue arising from hire purchase और lease agreement, तो लीज एग्रीमेंट के लिए अलग से सेक्शन है, अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो AS9 वहां पे काम नहीं करता। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर भी काम नहीं करता। एंड रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो AS9 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ इंश्योरेंस कंपनी। तो एग्जाम में याद रखने 4 पॉइंट, AS9 किसके साथ डील नहीं करता, एक तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो जो मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर बिल्डिंग को बिल्ड करता है, ये समझ में आ रहा है, तो AS9 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। ये समझ में आ रहा है। इफ मैं इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब LIC ऑफ इंडिया है, ICICI लाइफ है, HDFC लाइफ है, अरे माय पॉइंट, तो ऐसे कंपनीज को AS9 एप्लीकेबल नहीं होता है। जहां से गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिलती है, तो जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है वो भी इनकम एक टाइप का, तो वहां पे AS9 एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा हायर परचेस और लीजिंग एग्रीमेंट, जहां पे हायर परचेस से कोई भी गुड्स में बेचता हूँ, गुड्स सेल किया और मुझे इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है सर, मतलब फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट आपने बजाज का नाम सुना रहेगा, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस वाले क्या करते हैं, बजाज फाइनेंस वाले आपको लोन देते हैं और आप उसको इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, तो जो आप इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी देते हो तो उनके लिए वो इनकम बना। हेलो यस और नो, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चार चीजों के ऊपर AS9 अप्लाई नहीं होता है। कौन सा जोर से बोलो, पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जोर से बोलो, क्या सर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कौन सा है, हायर परचेस एंड लीज एग्रीमेंट, दूसरा कौन सा है, हायर परचेस एंड लीज एग्रीमेंट। तीसरा है गवर्नमेंट ग्रांट्स, तीसरा कौन सा है, एंड चौथा है सर इंश्योरेंस कंपनी। चौथा क्या है, पहला कौन सा है, पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कौन सा है, हायर परचेस एंड लीज एग्रीमेंट, तीसरा कौन सा है, गवर्नमेंट ग्रांट, चौथा कौन सा है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये चार मैं पूछने वाला हूँ, कौन से चीजों के ऊपर AS9 एप्लीकेबल नहीं होता है, नहीं होगा, इस बिजनेस के ऊपर AS9 इज नॉट एप्लीकेबल, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर AS9 is not applicable. This standard does not deal with the following aspects for a revenue recognition. Clear? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कभी करना, पहला सवाल, मतलब इनकम हम लोग काउंट कभी करना। रेवेन्यू फ्रॉम अ सेल एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। क्या बोला, वो बोलते हैं जब भी आप सेल करोगे
या सर्विस दोगे उस वक्त आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना. अच्छा, पण इससे कोई इतना मोठा इम्पॅक्ट परत नाही, काय आपल्याला समजत नाही आता काय ना म्हणायचं, इसलिए हम लोग को आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे बोला, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल, मतलब टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब तीन चीजें उन्होंने दी है, उसमें से पहला वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, वापस इस स्लाइड के ऊपर आऊंगा. रेवेन्यू फ्रॉम सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. पता एट द टाइम ऑफ सेल बोल रहे, सेल का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल. मैं कभी कहूंगा कि मैंने आपको सेल किया, कभी कहूंगा, कधी बोलना माझं सेल झालं, और कभी बोलूंगा मैंने आपको सर्विस दिया. काय बोलतो, प्रोडक्ट विकलं, मग कधी बोलणार प्रोडक्ट विकलं, मैं तेच म्हणतो मराठीत बोलत फक्त. प्रोडक्ट सेल कभी हुआ ये कभी बोलूंगा. अच्छा, प्रोडक्ट विकलं आणि पैसे आले म्हणजे तुझं सेल झालं असं म्हणायचं. फिर काय लोग काय बोलताय सर, मैं बोल रहा हूं कभी मैं बोलूंगा इट्स माय सेल, कभी मैं सेल कहूंगा इसको, तो सेल सेल ना लिखा होता है सेल. मैं बोल रहा हूं जब भी आप बिजनेस करोगे ना, तभी गुड्स बेचोगे ना, समझो ये वाटर बॉटल मुझे बेचना है, हेलो यस और नो, ओके, वाटर बॉटल बेचने का मेरा बिजनेस है, तो कभी बोलूंगा कि मेरा ये बॉटल सेल हुआ. अच्छा, गुड्स जाएगा और उसके सामने पैसा आएगा मतलब सेल. पब्लिक बोल रहा हाँ सर. अच्छा, इतना इजी. तो AS9 का क्या काम पता है सब आपको, जो आपको पता है उसके लिए AS9 क्या क्या काम करेगा. ओके, AS9 क्या बोले, when it's recorded in your financial statement as a sale, revenue from the sale of goods, the revenue is recognized when following condition are fulfilled. तीन कंडीशन एक्चुअली हमने दिए हैं. जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तभी जाके मैं कहूंगा कि ये मेरा सेल है. तो हम लोग को ये पता ही नहीं था, हम लोग को सेल मतलब क्या, गुड्स बेचा पैसा आया, सेल खत्म, गेम ओवर. ओके, इतना इजी होता तो बाबा ऐसे नहीं होता. अरे ऐसा नो. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, सेल का मतलब क्या, द सेलर हैज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. क्या लिखना है, सेलर हैज ट्रांसफर देयर ओनरशिप. ये मेरे ओनरशिप में था, मैं इसका ओनर था, और मैं ये बेचूंगा आपको विद ओनरशिप. ओनरशिप मतलब ओनर चेंज हो जाए. जैसे मैं बेचने के बाद इट्स आप इस पोर्टल की बन जाओगे, समझ लो. हाँ सर. और दूसरे और लिखा है, या ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव ट्रांसफर टू बायर. समझ में आ रहा है, हैज ट्रांसफर टू मतलब इससे जुड़े हुए रिस्क और रिवॉर्ड, ये भी मैं क्या कर रहा हूं सर, ट्रांसफर कर. मतलब सर अभी लॉटरी लगा, लॉटरी वाला बिजनेस है, हाँ लॉटरी होता है, तो लॉटरी वाले को पता होता है कि इसमें लॉटरी कौन सी टिकट लगने वाली है, ऐसे पता हो तो वही लेके रखता है ना. मैं लॉटरी वाला क्या करता है, बहुत सारे लॉटरी लगाता है, महालक्ष्मी लॉटरी. आप क्या करते, चलो ये लॉटरी निकालेंगे, अरे ऐसा नो. अभी वो लॉटरी वाले को भी पता नहीं होता कि कौन सी लॉटरी लगने वाली है, और जो लॉटरी निकालने वाला है उसको भी पता नहीं होता कि कौन सी लॉटरी लगने वाली है. ऐसा नो, इसको तो जुगाड़ कहते हैं. अरे ऐसा नो. ओके, तो आपने एक टिकट को निकाला, समझा. अब मैं समझो टिकट सेलर हूं, और इसने समझो टिकट को निकाला, और इसको लगा 1 लाख रुपया. शी इज ए विनर, 1 लाख रुपया. खुश हो गए, सर 1 लाख लगा, ये मेरे पास है, ये टिकट लगा 1 लाख दे दो. ये टिकट तो मेरा है, तूने मेरे पास से खरीदा, 100, ये ले 100 रुपया, 1 लाख रुपया मैं लूंगा. ऐसे में बोल सकता हूं क्या, अरे नहीं, आपने सर टिकट को बेचा, मतलब टिकट के साथ होने वाले रिस्क और रिवॉर्ड को भी बेचा. नहीं समझा, अरे समझता है क्या, आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते. अरे समझ में आ रहा है,
तो उसको लगा है पैसा, रिस्क और रिवॉर्ड को भी ट्रांसफर करना है एज अ ओनरशिप। क्या होता है उसके साथ, एसोसिएट रिस्क और एसोसिएट रिवॉर्ड को ट्रांसफर करना। अरे क्लियर बेटा? ओके, तो सेलर हैज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस एंड ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। Seller does not retain any effective control of ownership on the transfer of goods. Seller does not retain any effective control. Okay, see, समझा? सुना होगा बेटा? ज्योति, तो ज्योति ने मेरे पास से है ना पानी का बोतल खरीदा। ओके, ज्योति को बोला, ज्योति ये ले पानी का बोतल 50 रुपया, बड़ी है बोतल, 50 रुपीज। क्लियर? ज्योति के पास से 50 रुपए मैंने लिया, बोतल बेच दिया। ज्योति, इसके साथ एसोसिएट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ये तेरे। मतलब क्या? पानी कैसे मुझे पता है? ये तो कंपनी से आया ना, इससे तुझे क्या हुआ? रिस्क भी तेरा है और इससे मिलने वाला कुछ बोल रहा है कंपनी, मिनरल कुछ तो है। ओके, उससे मिलने वाला बेनिफिट भी तेरा। समझा? आई एम नॉट अ ओनर राइट नाउ, यू आर द ओनर। ये पी पानी और मिनरल तुझे मिल जाएगी। समझा? रिवॉर्ड्स मिल जाएगा तुझे। तो ज्योति बोले ठीक है। ओके, ज्योति ने समझो आधी बोतल पी, बंद किया या ओपन किया, बोतल पिया और सारा पानी ऐसे फेंक दिया। और मैं गुस्सा हो गया, अरे ऐसे कैसे फेंक रही है तू? तुझे दिमाग है क्या? नहीं, मारू क्या तुझे? ऐसे मैं ज्योति को बोल सकता हूं क्या? मतलब मेरे सामने पूरी बोतल उसने फेंक दी, ऐसे उल्टी कर दी, तो भी मैं उसको बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। सेकेंड पॉइंट, सेलर डज नॉट रिटेन एनी कंट्रोल। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अभी मेरा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है इसका मतलब सेल नहीं है। नहीं समझा? दूसरा कंडीशन, रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी दिया और अभी उसके ऊपर आपका कंट्रोल। एंड तीसरा, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोला है सर? देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी in a collection of amount of consideration. It's a most powerful line. दिखने के लिए वो लाइन है, पर ये जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, बोलेगा सर हमारा ढक्कन ओपन हो गया, खुल गया ढक्कन, दिमाग का ढक्कन ओपन। आपको पता है 12th स्टैंडर्ड में गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। सबसे इजीएस्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग को निकालो, पीएनएल को डेबिट करो। अरे येस और नो? आणि ट्रेडिंगचे डेबिट क्रेडिटला काय यायचं बेटा? सेल्स आणि ते गुड्स आणि क्लोजिंग स्टॉक खत्म। अरे येस और नो? सेल लिखो, फिर गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, स्टोलन, टेकन बाय पार्टनर। अरे येस और नो? गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, डेबिट को करो। एंड दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस। इंश्योरेंस मिला तो बैलेंस शीट एसेट्स। हेलो यस और नो? उसका इंश्योरेंस निकाला रहेगा तो बैलेंस शीट की एसेट सेगमेंट, डिफरेंस अमाउंट डालो, पीएनएल के डेबिट साइड। ऐसे ही सीखा ना आपने? तो मुझे ये सवाल बहुत दिनों से पड़ा है सर कि सेल ठीक है, तो सेल के नीचे वो क्यों लिखते हैं सर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट? व्हाई नॉट राइट इन अ सेल्स? सो सेल नहीं है ना, सेल नहीं है। अरे सेल नहीं है, मैंने बेचा नहीं है ना गुड्स। पर क्यों नहीं लिखते? फिर बेचा नहीं तो क्यों लिखते हो? क्यों नहीं लिखते वहां पे? वो सेल्स में लिखना चाहिए था। देखो लास्ट पॉइंट, मुझे बताओ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स को आग लगा, कैसे? गुड्स गया ना? ओके, गुड्स गया। पर मुझे बताओ, लास्ट वाला पॉइंट देखो, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। लिखा है कि ऐसी कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। किसके बारे में? इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट एंड, आग लगने के बाद पैसा मिलेगा ही, ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हो? नहीं। चोर जब चोरी करता है तो पैसा रखे जाता है? नहीं।
जब गुड डिस्ट्रीब्यूट करते हो फ्री सैंपल में, उससे सेल होगा, ये सर्टेन भी बता सकते हो। गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल इज एडवर्टीजमेंट। अरे ऐसे एडवर्टीजमेंट करके बिजनेस बढ़ता रहेगा। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि आपको बताना, इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कंपटीशन में है, इसका मतलब आपका सेल होगा, ऐसे नहीं है। मतलब लोगों का ऐसा कहना, एडवर्टीजमेंट करो सेल बढ़ेगा, एडवर्टीजमेंट करो बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि लोगों को बताना, इन्फॉर्म्ड करना कि हम लोग मार्केट में हैं, आप हमारा एक बार प्रोडक्ट को ले सकते हो। एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द इन्फॉर्म करना, सेल नहीं होता इससे। अरे झेपते, समजते मला काय म्हणायचं? गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये लोग बोलते हैं कि सेल उसको रिकॉग्नाइज मत करो। सेल को रिकॉग्नाइज कभी करना है जब भी सर्टेनिटी है पैसा मिलेगा। जहां पे अनसर्टेनिटी होगी वहां पे सेल रिकॉग्नाइज मत करो। मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अच्छा गुड्स जल गया, ओके, पैसा मिलेगा, सर्टेनिटी है, इट्स अनसर्टेन, इज नॉट अ सेल। गुड्स सेकंड और पार्टनर, पार्टनर पैसा देगा क्या? खुद के बिजनेस से मैं ही लूंगा तो बिजनेस को मैं पैसा दूंगा, वो कैपिटल से लेस होगा मेरे, इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट अ सेल। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज नॉट अ सेल। अरे गेट इट माय पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, इसके वजह से वो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो 3 है। अभी ज्योति ने क्या बोला? सर गुड्स गया पैसा आया मतलब सेल। इसमें बोला पैसा आया लिखा ही नहीं है। पहले बोलते हैं गुड्स को ट्रांसफर करना है विद ओनरशिप, और ओनरशिप के साथ सारे रिस्क और रिवॉर्ड को भी ट्रांसफर करना है। उसके बाद ओनर का उस गुड्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और तीसरा बोला है कि जब आप सेल करोगे मतलब आपको पैसा मिलेगा, ये सर्टेनिटी होना चाहिए, और ये सर्टेन नहीं है, इट्स अनसर्टेन, तो इट इज नॉट काउंट एज अ सेल। अरे समझ में आ रहा है? 3 कंडीशन, गुड्स को बेचा, विद ओनरशिप को ट्रांसफर किया, और उसके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद उसके ऊपर ओनर का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और तीसरा बोला है जब भी आप सेल करोगे तो उससे अमाउंट मिलेगा, उसकी सर्टेनिटी चाहिए। आता मला सांगा, एक स्टुडंट आला, तो सर माझी खूप फायनान्शियल पोझिशन खूप खराब आहे आणि मला खरंच माहित समजलं की खरंच खराब आहे आणि तुला खूप शिकायची इच्छा है, ओके, और बहुत ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी वेरी वीक, ओके। तो मैंने बोला ठीक है सर, फ्री में लर्न कर, फ्री में सीख, मुझे कुछ देने वाला नहीं है, अभी मुझे बताओ। यस, अभी मैं जो नॉलेज दूंगा रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, हेलो, ओके। आता मला सांगा, तो फी मला देना नहीं ना, लास्ट वाला पॉइंट, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा। अरे समझ में आ रहा है? बिकॉज मुझे अमाउंट मिलने वाला, पहले ही मुझे पता चला कि मैं अमाउंट उससे पास से मिलने वाला नहीं है, इट इज नॉट रेवेन्यू फॉर यू। अरे झेपता है सर, ये तो समझ में आ गया, ओके, मगर ऐसे हुआ तो कि सुनाओगे बेटा, सुरभि, तो सुरभि मेरे पास आई और बोली कि सर मुझे सो एंड सो ये जो पानी का बोतल है मुझे चाहिए, धंधा पानी के बोतल का, हाँ, तो पानी का बोतल चाहिए। तो मैंने बोला लेना सुरभि ले, अच्छा है, मिनरल, बहुत मिनरल एडेड है इसमें, ओके, बेनिफिट बहुत मिलेगा तुझे इससे। तो सुरभि बोले ठीक है सर, कितने में मिलेगा? 50 रुपए में, 50 रुपीज पानी का बोतल। बोलते सर मुझे 1000 क्वांटिटी चाहिए। बोले ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, मुझे तो पे कर। सुरभि ने पैसा दिया मुझे, क्लियर। सुरभि को बोला देख, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओनरशिप सब ट्रांसफर, इसका क्या करना है मुझे फर्क नहीं, तुझे पानी फेंकना है, ज्योति के केस में मुझे पता चला, क्लियर, तुझे कुछ करना है, तेरा लुकआउट है, ओके, पीना है, फेंकना है, देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री में देना है, किसको देना है, नहीं देना है, घर पे रखना है, तू कर, जो क्या करना है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, पर पैसा मुझे चाहिए। और पैसा सुरभि ने इमीडिएटली दे दिया, 50,000, ये लो सर। समझ में आ रहा है? इमीडिएटली मुझे पैसा भी मिल गया। मतलब तीनों कंडीशन मैंने फुलफिल किए, रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी ट्रांसफर किया, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं है, और मुझे अमाउंट मिला, इसकी सर्टेनिटी है ना, पैसा मिला, बात खत्म। पर सुरभि कह रही है कि सर मेरे पास ना फिलहाल जगह रखने के लिए नहीं है, मेरे पास ये गुड्स आपके पास ही रखो।
अरे झेपते को सुर भी कहती है कि मेरे पास मत देना सर, मेरे पास जगह नहीं है घर पे रखने के लिए, जब भी जगह होगा तभी मैं लेके जाऊंगी, फिलहाल ये आपके पास है। मतलब गुड्स गया नहीं है सर, गुड्स मेरे पास है। ये झेपता है तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा या नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, आप डिसाइड मत करो। क्या कह रहा है? इफ डिलीवरी इज डिलेड बाय द बायर रिक्वेस्ट, मतलब बायर should be is a buyer, okay, buyer request and buyer take is a title and accept the bill, buyer के नाम के ऊपर टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर भी हुआ और बायर ने बिल ले भी लिया, देन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, क्योंकि आपने सेल किया है, तीनों भी कंडीशन को फुलफिल किया, भले गुड्स डिलीवर नहीं किया, भले आपके कंट्रोल में गुड्स है, आपके कंट्रोल में, मेरे जगह पे है ना, अरे मेरे जगह पे मेरा कंट्रोल है, हेलो यस और नो, ओके, पर बायर ने रिक्वेस्ट किया कि सर आपके पास ही रखो, वो बोल रहे कि कंट्रोल आपके पास ही रखो सर, जब भी मुझे चाहिए तभी लूंगी, ए क्लियर, देन is recognized immediately, but goods must be in the hands of the seller, goods must be in the hands of the seller, is identify and ready for delivery. जेव्हा मला सेल करायचं होतं त्यावेळी तो आयडेंटिफाय म्हणजे काय ते दिसतंय की मी विकू शकतो, मी लेके जा सकती है, और ये मैं किसी को बेच नहीं सकता, भले मेरे पास ये गोडाउन में है और ये आ गई सर मुझे दे दो बॉटल, तो बोलूंगा नहीं ये सुरभि का है। अरे गेट माय पॉइंट, ओके, जब भी बायर भले रिक्वेस्ट कर रहा है कि मत मतलब आपके पास ही रखो, तो भी रेवेन्यू आपको क्या करना है सर, रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे सर। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यहां पे देखना, अभी मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल मैं एक एसी बेचने का बिजनेस करता हूं, एसी, इधर देखना, वो पढ़ना है तो मैं पीपीटी सेंड करता हूं, घर पे जाके पढ़, ओके, तो एक एसी बेचने का मैं बिजनेस करता हूं, ओके, तो आप मेरे पास आए, बोलो कि सर कौन सा अच्छा एसी है, तो मैंने सब एसी देखा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर आपने बोला कि सर ये मेरे बजट में है तो ये भेज देना घर पे, तो बोला ठीक है सर भेज देता हूँ, ये इसको पैक किया, इंडोर आउटडोर, एसी में दो पार्ट होते हैं, इंडोर आउटडोर, ओके, इंडोर आउटडोर दोनों भी पैक किया, बोला हम लोग घर पे आपको डिलीवर कर देते, और घर पे आपको डिलीवर भी किया, मतलब आपके पास से पैसा भी मिला, उसके साथ एसोसिएट रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपको दे दिए, उसके ऊपर अभी मेरा कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है, बिकॉज आप घर पे लेके गए और पैसा भी मिल गया, तो मैं सेल को रिकॉग्नाइज करूँ क्या? तो आंसर इज नो। सर क्यों? वो बोलता है कि ऐसे गुड्स आप बेचोगे जिससे एसेट रेडी टू यूज नहीं है, मतलब मैं एसी इंडोर आउटडोर बेचने से कस्टमर वो यूज नहीं कर सकता, आता घरी जाऊन तुम्ही इंडोर आउटडोर ठेवले, इथे इंडोर ठेवला, पीछे आउटडोर रखा और बोला चलो अभी कूलिंग, कूलिंग हवा आएगा, अच्छा आएगा क्या हवा? क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल, हाँ सर आम्ही एक्सपर्ट है, ओके, अपन घेतलं ड्रिल मशीन और हम लोग लगाने लगे, तो हवा आएगा क्या? अरे वी आर नॉट एक्सपर्ट, अरे यस और नो, उसके लिए टेक्नीशियन लगता है, अरे यस और नो, और ये टेक्नीशियन कौन प्रोवाइड करेगा? अभी ढूंढना पड़ेगा मार्केट में जाके, अरे एसी इंस्टॉल करने, अरे कंपनी से आएगा ना पब्लिक, हेलो यस और नो, और जब भी वो इंस्टॉल्ड होगा ना तभी जाके मैं बोलूंगा सेल। अरे झेपते, मतलब जब भी इंस्टॉल्ड होगा बायर के घर पे या उसके ऑफिस में, तभी जाके मैं कहूंगा सेलर कि सेल हुआ। अरे झेपते, okay, install and inspection, the revenue should be recognized when the goods are installed at the buyer place to his satisfaction, his मतलब क्या? बायर, बायर, हाँ सर कूलिंग आ रहा है, नहीं समझ लो, बायर satisfaction and inspected and accepted by, मतलब बायर ने चेक किया, हाँ ठंडी हवा आ रही है, तो बोलता है वो सेलर इसके ऊपर साइन कर कि हमने इंस्टॉल किया। अरे इंस्टॉल करने के बाद स्लिप होता है ना, ओके, फिर आप लिखते हो साइन, यस एक्सेप्टेड, सारा बराबर है, मैंने इंस्पेक्ट किया है, आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करके साइन करते हो, और ये साइन करने के बाद कंपनी के पास जाते, कंपनी को तभी डन, सेल हुआ, नहीं समझ, तब तक भले एसी चला गया तभी भी मैं बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड। असं पण होऊ शकतं की इंस्टॉल करने हवाच इतने गर्म हवा येते, आप क्या लेके जा प्रोडक्ट तेरा, यस और नो, बोलोगे लेके जा, नहीं चाहिए मुझे, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, तो क्यों रिकॉग्नाइज करोगे? ऐसे करोगे तो
तो बायर चेक करेगा, वो सेटिस्फाइड हुआ, एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके आप सेल को रिकॉग्नाइज करें। इज इट क्लियर गाइस? जाएंगे आगे। चलो नेक्स्ट विल बी सेल ऑन अप्रूवल। यहां पे देखेंगे। ओके, नाउ का तुझे गौरी। सो गौरी मेरे पास आई और बोले कि सर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए। तो एक्चुअली गौरी प्रोडक्ट लेने के लिए आई नहीं थी, प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए आई, गुड्स लेने के लिए आई। पर गौरी हमारी रेगुलर कस्टमर है, तो गौरी को बोला गौरी देखो ये नया प्रोडक्ट हमने लाया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ओके आप यूज करके देखो। गौरी नहीं नहीं सर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं बोला लेके तो जाना, मैं पैसा मांग रहा हूं तुझे, पैसा कुछ लेके जा, अच्छा लगा तो रखना, नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न दे। हेलो, ऐसे होता है कभी कभी। मतलब जबरदस्ती सेलर कोशिश करता है बेचने के लिए, और हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं होते ना बोलने के। अरे ऐसा न हो गया, हम लोग के मन में होता लेना तो चाहिए पर अभी पैसा नहीं। और बराबर सेलर पहचानता है साला इसको प्रोडक्ट चाहिए पर ना कह रहा है पैसा नहीं है इसके वजह से। तो हमारा रोज का गिराइक है, आज नहीं देगा तो कल देगा, कल नहीं देगा तो परसों देगा, कभी ना कभी तो इधर ही आएगा, दूसरी जगह जाएगा नहीं। तभी जाके हम लोग क्या करते हैं उसको। पर मुझे बता बायर एग्री था क्या? बायर खुद से आया था मुझे चाहिए प्रोडक्ट? नहीं, मैंने दिया उसको और बोला तू यूज कर, नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न दे, अच्छा लगा तो बोल दे। अरे गेट माय पॉइंट, समझता है? आता ही गौरी घेऊन गेली, पण गौरी का फोन ही नहीं आया, अच्छा लगा बुरा लगा मैं रिटर्न दे रही हूँ। अरे गेट माय पॉइंट क्लियर? तो मुझे कैसे अभी आता मला सांग, गौरी तो गुड्स लेके गई, अभी गौरी उसके एसोसिएट रिस्क को भी उठा रही है और एसोसिएट बेनिफिट को भी उठा रही है। उसके ऊपर मेरा तो कंट्रोल नहीं है, अभी कंट्रोल तो गौरी का है। अरे ऐसा ना, तीसरा कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे ऐसा ना, तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए गौरी को फोन करना पड़ेगा, और गौरी को पूछना पड़ेगा। बोलो मैं गौरी को फोन करूंगा, पूछूंगा गौरी को, गौरी जो तूने गुड्स लेके गया था अच्छा लगा तुझे? गौरी बोलती हाँ सर बहुत अच्छा था प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा था ना, अभी पैसा दे। अरे यस और नो, ओके अभी तक पैसा मैं इमीडिएटली नहीं मांग रहा। मैं उसको बोलूंगा सर कितना हो इसका, 5000 रुपीज है, पर ठीक है तो नेक्स्ट टाइम जब आएगी तभी पैसा दे। पर गौरी बोलती हाँ ठीक है सर, नो वरी सर, ठीक है डन है, मैं परचेस करती हूँ। अभी गौरी ने क्या दिया सर? अप्रूवल। नहीं समझा? भले पैसा आपको मिलने वाला है, उन्होंने क्या बोला? अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना, सर्टन हो गया पैसा मिलने वाला है 1 महीने के बाद। अरे क्लियर बेटा? ओके यस, जब वो कस्टमर बायर जब अप्रूवल देगा तभी आपको रेवेन्यू क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना। अरे क्लियर बेटा? 2 देखा अभी तक हमने, पहला देखा इंस्टॉल्ड वाला, दूसरा क्या देखा? सेल ऑन अप्रूवल, तीसरा क्या है? क्या सर? गारंटीड सेल। सो गारंटी सेल तो बहुत भयानक है। गारंटी सेल मतलब क्या? ये प्रोडक्ट को लेकर, फॉर एग्जाम्पल अभी किसका, तेरा नाम क्या होता है? रुचिता। सो रुचिता बोलती है कि सर मुझे 100 प्रोडक्ट चाहिए। मैंने बोला सर ये लेके जा प्रोडक्ट मेरा, क्लियर? रुचिता बोलते खराब नहीं हुआ, क्या गारंटी? मैं तुझे गारंटी देता हूं खराब नहीं होगा। अरे ये सर वारंटी नहीं बोला मैंने, गारंटी बोल। गारंटी और वारंटी में जमीन आसमान का फर्क है। सब लोग वारंटी देते, गारंटी कोई नहीं देता। ऐसा मतलब सगळे बोला गॅरंटी नाही देणार पण आम्ही सर्व्हिस देऊ असं बोलते थे। प्रोडक्ट लेके जाओ, गारंटी नहीं दे रहा हूं कि खराब नहीं होगा, खराब भी हो थोड़ी मैंने बनाया। अरे ऐसा ना, पर मैंने क्या गौरी ना नहीं रुचिता। सो रुचिता को मैंने क्या दिया? गारंटी दी कि लेके जा प्रोडक्ट, कुछ हुआ तो मैं हूं। आता जसं मी गॅरंटी दिली, काय खराब झालं की रुचिता भागते भागते आएगी मेरे पास। अरे ऐसा नो, और बोलेगी सर खराब हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरा देना पड़ेगा। और खराब हुआ और बोलेगी नहीं 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 चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए मुझे प्रोडक्ट, तो मुझे पैसा वापस भी देना पड़ेगा। यस और नो? ओके, तो इस टाइम हम लोग सेल को रिकॉग्नाइज कभी करेंगे? अभी खराब होगा कि नहीं होगा मुझे पता भी नहीं ना। हेलो, यस और नो? तो गारंटी के लिए उन्होंने बोला है कि जब आप गारंटी देते हो तो गारंटी लाइफ टाइम तक गारंटी नहीं होता, गारंटी का पीरियड होता है। अरे समझता है? मैं इसको बोल रहा हूं देख रुचिता, ये तू चीज लेके जा, 10 दिन दे रहा हूं तुझे, 10 दिन में कुछ भी नहीं होगा, ओके? और 10 दिन में कुछ हो गया, गारंटी दे रहा हूं मैं तुझे,
कुछ नहीं होगा 10 दिन, 10 दिन में कुछ हो गया पैसा वापस, या 10 दिन में कुछ होगा नया प्रोडक्ट दूंगा मैं तुझे। अभी मैंने पीरियड दिया 10 दिन, समझ में आ रहा है? जब तक 10 दिन खत्म नहीं होते तब तक आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या दिया है, गारंटी। वो आके वापस रिप्लेस कर सकती है। आर गेट माय पॉइंट? समझा? तो गारंटी में क्या होता है, गारंटी में एक्सपायरी ऑफ पीरियड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है देखो, द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज पर द सब्सटेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द सेल आफ्टर द रीजनेबल पीरियड हैज, जब रीजनेबल पीरियड एक्सपायर्ड हो जाएगा तभी जाके आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते। क्या सा लिखा है? वारंटी सेल। वारंटी सेल में इमीडिएटली यू कैन रिकमेंड, गुड्स बेचा और वारंटी दिया। ओके पर ये लोग बोलते हैं जब आप वारंटी देते हो ना, तो वारंटी का मतलब है कि 1 साल की वारंटी देते हैं ना मोबाइल वाले, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 1 ईयर की वारंटी होती है। यस, आपने मोबाइल को बेचा, यस इट इज रिकॉग्नाइज सेल, बट सेल रिकॉग्नाइज करते समय, सेल रिकॉग्नाइज होने के बाद आपको कोई ना कोई तो प्रोविजन करे। कॉल सेंटर्स होते हैं ना, ओके मोबाइल वाला बोलता है अरे वारंटी 1 साल का, डरता क्यों? गारंटी नहीं बोलता, क्या बोलता है? अरे गारंटी बोलेगा तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा उसको, समझा? वारंटी बोल रहा है 1 साल का वारंटी दे रहा हूं, मतलब 1 साल में मोबाइल को कुछ हो गया तो आप इधर मत आना, कॉल सेंटर, इधर सर्विस सेंटर में जाओ। अरे ऐसा नो, पर सर्विस सेंटर किसका होता है? कंपनी का होता है ना। जिस कंपनी का आप मोबाइल लेते हो उस कंपनी का सर्विस सेंटर होता है। तो वो लोग बोलते हैं जब भी आप वारंटी देते हो ना, तो उस वक्त ऐसी प्रोविजन क्रिएट करके रखना कि कस्टमर वहां पे आके सर्विस ले। अरे समझता है? जब वारंटी नहीं देते तो सर्विस सेंटर ओपन करने की जरूरत नहीं है। आता हमारे साथ चाइनीज प्रोडक्ट आप कैल्सी लेते हो, चाइनीज 100 रुपए का मिलता है ना, कुछ वारंटी होता है क्या? कुछ नहीं वारंटी। आज लेके गए मेरे दुकान से, घर पे जाके खराब हो गया, वापस आ गए तो भी रिप्लेस करके नहीं मिलेगा। अरे ये सो नो वारंटी नो गारंटी। क्लियर? जाएंगे आगे। नेक्स्ट क्या है? कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल आप लर्न करोगे सेमेस्टर 2 में। कंसाइनमेंट सेल FY BMS वाले लर्न नहीं करेंगे। FY BCom, FY BMS, FY BCom, FY BAC, BMS BBI में नहीं है। कंसाइनमेंट सेल, कंसाइनमेंट सेल क्या है? देखो यार, फॉर एग्जाम्पल समझो, बॉयज में से लेता हूं, आयुष। ओके सो आयुष एक एजेंट है, ओके और मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। आयुष को है ना गुड्स को बेचने के लिए बराबर से आता है और मुझे गुड्स बेचने के लिए नहीं आता, समझा? और मैं सोचता हूं बेचूं क्या बिजनेस करूं। फॉर एग्जाम्पल समझो कोई एक पेप्सी का मैन्युफैक्चरर है, ओके तो पेप्सी का मैन्युफैक्चरर बेचने के लिए आता है, पेप्सी ले लो पेप्सी ले लो पेप्सी, नहीं ना, वो नहीं बेचने के लिए आएगा। और ये सो कौन बेचेगा? डीलर्स बेचेंगे। और ये सो ओके तो आयुष जो है ये मेरे पास एजेंट का काम करता है, ओके तो मैं आयुष को बोलता आयुष ये सारे पेप्सी के बॉटल ले और मार्केट में तू बेच। समझ में आ रहा है? ओके तो बोला कितना से कितना बॉटल बेचना है? बोला 1 लाख बॉटल बेचना है तुझे। अच्छा सर एक बॉटल के पीछे प्राइस क्या है? 10 12 20 रुपए का प्राइस है। समझ में आ रहा है? तो सर 20 रुपया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 20 लाख रुपया मेरे पास नहीं है। मैंने बोला अरे यार तू 20 लाख रुपया मत दे मुझे, ये बॉटल बेच, जो बेच के पैसा आएगा तो मुझे दे, उसके ऊपर तुझे मैं कमीशन दूंगा पर बॉटल 1 रुपये। मैं समझ ला? एक्चुअली आयुष इज नॉट अ कस्टमर, आयुष कस्टमर नहीं है, आयुष मेरा कौन है? एजेंट है। समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा? मेरे पास से गुड्स को उठाएगा, मार्केट में बेचेगा, और मार्केट में समझो गुड्स को नहीं बेचा, नहीं सेल हुआ तो वापस मुझे रिटर्न देगा। सर आपकी पेप्सी कोई नहीं पी रहा है, ये लो वापस रिटर्न। अरे झेपता है। तो मैं सेल को रिकॉग्नाइज कभी करूं? तो वो लोग बोलते हैं जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता, जब तक प्रोडक्ट कस्टमर लेता नहीं है, तब तक यहाँ पे 2 पार्टी बोलते हैं, कंसाइनर कंसाइनी। एजेंट को बोला जाता है कंसाइनी,
और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है कंसाइनर। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचेगा तभी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करने का, और कंसाइनी जब कस्टमर को गुड्स बेचेगा तभी जाके कंसाइनर खुद के बुक्स में सेल को रिकॉग्नाइज करेगा। सर क्या बोला आपने, ये समझ में आ रहा है? बिकॉज आप मुझे ऐसे भी हो सकता है 1 लाख बॉटल मैंने एजेंट को दिया, मतलब सेल हुआ क्या? नहीं सर, जब तक एजेंट कस्टमर को नहीं बेचता तब तक सेल नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट। स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट। Revenue from such sale should be recognized when the goods are identified and ready for delivery. So special order and shipment. Okay. So special order and shipment का मतलब होता है कि जब भी कोई कस्टमाइज गुड्स आप बनाते हो, ओके, आपकी एक स्पेशल ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से गुड्स को आपने बनाया, तो वो जब गुड्स रेडी होगा, ओके, रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी फॉर डिलीवरी समझ में आ रहा है? मतलब अभी ये गुड्स डिलीवर्ड के लिए रेडी है, तभी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। मतलब कैसे होता है पता है? समझो आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है आउटसाइड कंट्री में, तो जैसे यहाँ पे जब डोमेस्टिक मार्केट में कोई गुड्स बेचते हो उस तरीके से पैकिंग नहीं किया जाता। जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करते समय पैकिंग स्टैंडर्ड भी अलग होते हैं, कैसे पैकिंग होना चाहिए, ऐसे रूल्स अलग होते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं हम लोग इसका, तो उस तरीके से पैकेजिंग होना चाहिए। तो मैंने जब गुड्स बनाया, अभी मुझे ऑर्डर मिला सर यूएस से कि इतने गुड्स को बेच दो, हम लोग बाद में आपको पैसा देंगे, पर आप गुड्स को डिलीवर करो, तो मैं रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करूंगा। रेवेन्यू जब भी रिकॉग्नाइज करूंगा जब भी गुड्स रेडी टू डिलीवर है, मतलब पैकिंग करके रेडी है और वो अभी हम लोग क्या करेंगे सर? डिलीवर करेंगे। मतलब ऐसे नहीं गुड्स जब प्लेन हवे में उड़ जाएगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, नहीं। आपके गोडाउन में गुड्स रेडी टू डिलीवर है ना, रेडी टू डिलीवर मतलब रेडी है गुड डिलीवर करने के लिए, यस यू कैन रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू। एक क्लियर बेटा? हेलो, यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, फिलहाल मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, यहां पे, क्योंकि अभी तक हम लोग गुड्स के ऊपर ही है, सर्विस है, नंतर इंटरेस्ट है, रॉयल्टीज है, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? हाँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और इसमें अभी तक इधर इधर सुनो बेटा, सुनो, ओके। तो अभी तक हमने गुड्स को कवर किया है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सर्विसेज। क्लियर? सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। चलो बाय बाय, टेक केयर।